मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार और 24 सीटों पर उपचुनाव की कवायद तेज है। लेकिन इन सब के बीच अब विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में तैयारियां उसकी भी हैं। भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, ये तय करना है। तो वहीं कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का नाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों की फहरिस्त लंबी है। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद अध्यक्ष एनपी प्रजापति और उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। फिलहाल मानसून सत्र की तैयारी प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में की जा रही है। मध्य प्रदेश में ये परंपरा रही है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने परंपरा तोड़ते हुए उपाध्यक्ष का पद भी सत्ता पक्ष के पास रखा और इस तरह से हिना कांवरे उपाध्यक्ष बनी थी। लेकिन अब प्रदेश में सरकार भाजपा की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसा कमलनाथ सरकार ने किया था, ठीक वैसा ही शिवराज सरकार भी करेगी और उपाध्यक्ष का पद अपने पास ही रखेगी। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को अपना नेता प्रतिपक्ष तय करना है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे नेता दावेदार हो सकते हैं। तो वहीं भाजपा में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर असमंजस बरकरार है। मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट के बीच खबर है कि सीएम शिवराज की मंशा वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की है, लेकिन गोपाल भार्गव इससे इनकार कर चुके हैं, जिसके बाद माना यह भी जा रहा है कि पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष रहे सीताशरण शर्मा को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस सारी कवायद के बाद देखने वाली बात ये होगी कि मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिर भाजपा कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा सत्र की, जो कि जुलाई में होने वाली है। इस बजट सत्र में अगर हम बात करें तो पहले जो परंपरा रही है विधानसभा में वो यही रही है कि स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष से होता है और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाता है। लेकिन ये परंपरा टूटी पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही कांग्रेस की झोली में गए। लेकिन इसमें यह भी नोट करने की बात है कि उस समय चुनाव हुए, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि इस बार का जो सत्र रहेगा उसमें भी यही परंपरा टूटेगी और फिर से जो है कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है परंपरा टूटेगी। और लेकिन अभी जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसके बाद से जो कांग्रेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस से लवरेज है, तो वो कैंडिडेट्स उतारने की उसमें भी है। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे कि किस तरह से परंपरा है, क्या होगा, कैंडिडेट्स उतरेंगे, चुनाव होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, जो कि स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा में। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से मुकेश नायक जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने देखा था, जिस तरह से विधानसभा की जो परंपरा है वो टूटी, कैंडिडेट्स आए, चुनाव हुआ, इस बार भी लग रहा है कि वही एक बार फिर से वही होगा, परंपरा टूटेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतांत्रिक परंपरा कि अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ पार्टी के पास जाए और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जाए, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पहले डाली। वर्षों कांग्रेस की रेजिम रही, उस वक्त कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि विपक्ष को ये पद दिया जाए। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली। पर खेद का विषय है कि इस परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ा। न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ।
छत्तीसगढ़ में भी इस परंपरा को कांग्रेस की अजीत जोगी सरकार ने तोड़ा और यहाँ पर कमलनाथ सरकार ने तोड़ा। तो इस परंपरा को तोड़ने का यदि किसी पर आरोप है तो वो कांग्रेस पार्टी पर है, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। पर अब रही बात आगे की, तो इसके बारे में तो जो पार्टी का संगठन निर्णय करेगा वही होगा। जी चलिए मुकेश नायक जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना स्पीकर रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए ये परंपरा जो है इसको कांग्रेस नहीं तोड़ी, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, मैंने अभी सुना माननीय सीतासरण शर्मा जी ने जो कहा। शर्मा जी बहुत ही भद्र पुरुष हैं और बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। जबकि ये विधानसभा के अध्यक्ष थे तो मुझे सदन का सदस्य रहने का मौका मिला। ये सही है कि परंपरा टूटी है और परंपरा नहीं टूटना चाहिए थी, लेकिन पूरा लोकतंत्र पिछले दिनों, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गोवा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, पूरे देश में एक लोकतांत्रिक परंपरा बहुत असामान्य वातावरण से गुजरी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के 4 महीने के कार्यकाल में 3 बार शक्ति परीक्षण हुआ विधानसभा के अंदर। एक चुनी हुई सरकार है, हर महीने अगर सरकार शक्ति परीक्षण करेगी तो असंख्य लोगों के, कोटि-कोटि लोगों के जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और अनिवार्य जरूरतों से संबंधित, उनके भविष्य से संबंधित जो भी नीति निर्धारक सोच और समझ है, वो बुरी तरह से प्रभावित होती है और हुई है। और आपने देखा, अभी माननीय शर्मा जी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को कांग्रेस ने चकनाचूर किया है। दोनों पार्टियों ने किया है। बीजेपी ने तो चुनी हुई सरकार को ही बदल दिया। 22 विधायक समझ के परे है कि किन कारणों से एक चुनी हुई पार्टी को छोड़कर चले गए, और 13 महीने के अंदर फिर से वो जनमत के बीच में जाकर चुनाव लड़ेंगे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, संगठन में, सदन में, भिन्न भिन्न पदों में, स्थानीय शासन में, स्वायत्त संस्थाओं में डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए राजनेता संघर्ष करते हैं। लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक स्पेस एक निर्लज्ज रूप लेता है, मर्यादाएं टूटती हैं, परंपराएं टूटती हैं, तब एक असामान्य परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं लोकतांत्रिक मूल्य, जीवन मूल्य, राजनीतिक शुचिता और परंपराएं। वो मध्य प्रदेश में हुआ, और उस बिल्कुल असामान्य वातावरण के चलते ये सब परंपराएं टूट गई। चलिए मैं सुनील जी से पूछ लेती हूँ। सुनील जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से परंपरा टूटी पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी? देखिए, मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि काफी सारी परंपराएं टूटी है, केवल विधानसभा का ही नहीं, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से नायक जी ने कहा वो सही कह रहे कि लगातार चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो या फिर दूसरे राज्यों में अन्य दलों की सरकारें रही हो, लोकतांत्रिक जो परंपराएं या संसदीय मर्यादाएं हैं वो लगातार टूटती नजर आई हैं। चाहे ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मामला देख लें या फिर इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जो तय या लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, संसदीय मर्यादाएं रही हैं, या संसदीय आचरण जिस प्रकार से होना चाहिए सदनों में वो नहीं हुआ है, वो लगातार तार होता रहा है। जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार, जिस प्रकार से नायक जी कह रहे हैं कि उसको किस प्रकार से यहाँ पर गिराया गया, वो एक अपने आप में सवाल है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कई ऐसे रहते हैं कि संसदीय नियम भली नहीं रहते हैं, लेकिन वो परंपराएं बन जाते हैं और वो कागजों में नहीं होते हैं लेकिन उनको माना जाता है। तो कई ऐसी परंपराएं थी, विधानसभा में भी रही। चाहे हम सत्रों को लेकर बात करें, जो सत्र, बजट सत्र, नायक जी भी संसदीय ज्ञान के बहुत ज्ञाता हैं और यहाँ पर सीतासरण शर्मा जी तो अध्यक्ष रहे हैं, वो तो ज्ञानी आदमी। तो अगर हम बात करें तो पहले जो सत्र होते थे, बजट सत्र होते थे मुक्ता जी, 70 दिन के, 75 दिन के हुआ करते थे, जो लगातार संख्या घटती आई है। हमने पिछले 15-16 सालों में देखा कि सत्रों की जो तय सीमा है या सत्र जितने दिनों के लिए निर्धारित किए गए,
कई बार उतने सत्र उतने दिन ही नहीं चल पाए। जो जन सामान्य या फिर सरकारी जो काम होता है वो काम जल्दबाजी में निपटाया गया। सरकारें ये कोशिश करती हैं कि उनको जनता से जुड़े हुए सवालों के या विपक्ष के सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए तय समय से पहले ही विधानसभा के सत्र समाप्त कर दिए गए। जबकि होना यह चाहिए कि जितने दिन निर्धारित किए गए हैं उतने दिन विधानसभा के सत्र चलने चाहिए। इससे दो चीजें होती हैं मुक्ता जी, एक तो जनता के प्रति सरकार की जो जवाबदेही है वो पूरी होती है, दूसरा अधिकारी जिस प्रकार से निरंकुश होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उसके पहले की जो सरकारें रही हैं, उस समय अगर विधानसभा में कोई सवाल उठा दिया जाता था किसी माननीय विधायक के द्वारा, तो उसका इतना असर होता था कि उस पर अधिकारी पर अगर गलत जानकारी दी जाती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन इन दिनों हमने देखा कि सत्र लंबे नहीं होते हैं, सत्र छोटे होते हैं और उन छोटे सत्रों को भी पूरा नहीं चलाया जाता है। और इसकी वजह यह रही कि मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य, हम देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से बेलगाम अफसरशाही हो रही है। अफसरों की जो जवाबदारी है जनता के प्रति, उससे वो मुक्त हो रहे हैं। अफसर लगातार यही कहते हैं कि फलाने नेता से बात कीजिए, ऐसे बात कीजिए। तो ये होना चाहिए कि जो मर्यादा है उनका पालन होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मुकेश नायक जी आप और डॉक्टर सीता शरण जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम आपके पास लौटेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे जो पॉइंट अभी सुनील जी ने रेज किया है कि किस तरह से सत्र की अवधि भी है जो है धीरे धीरे घटती जा रही है और जिस तरह से असर होना चाहिए था विधानसभा में पूछे गए सवालों का, शायद वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुकेश नायक जी मैं आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरह से सुनील जी ने पॉइंट आउट किया कि देखिए विधानसभा के सत्र में कई परंपराएं तो टूटी हैं, लेकिन हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जिस तरह से जो है सत्र की अवधि भी घटती जा रही है और जिस तरह से अगर विपक्ष जो है वो बॉयकॉट करता है तो उसके बाद सत्ता पक्ष उसका भी इंतजार नहीं करती कि डिस्कशन करें, कोई चर्चा हो। जितने भी जो रहते हैं जो जरूरी काम होते हैं वो हो जाते हैं। देखिए, विधानसभा एक रूटीन के कामकाज को संपादित करने की केवल एक औपचारिक संस्था रह गई है। जनमत के जिन गंभीर सवालों को विधानसभा में उठना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए, उसके सही उत्तर बनना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधेयक विधानसभाओं में पारित होते हैं उसमें तो सदस्य मौजूद रहते ही नहीं है विधानसभा। अब बताइए, विधानसभा में विधायकों का काम अधिनियम बनाना है, कानून बनाना है, लेकिन इतना गैर गंभीर है सदन के विधानसभा के सदस्य उस पर बोलने के लिए नाम तक नहीं देते। मतलब जब विधानसभा का फोरम इतना गैर गंभीर हो जाए और वहां जिस तरह के दायित्वों के निर्वहन के लिए विधायक चुनता है, जब उससे पूर्णता से जब उससे ही अलग हो जाए उस दायित्व से विधायक, तो विधानसभा का औचित्य क्या रह जाता है? आप बताइए। हो हल्ला, टोका टाकी, बाधा डालना, हंगामा कर देना, विधानसभा का सत्र स्थगित हो जाना, ये बिल्कुल रूटीन की बात है। मैं देखता था विधानसभा के अंदर कि बच्चे स्कूलों के विधानसभा की कार्रवाई देखने आते थे जी। मैं उनको देखता था तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी कि ये विधानसभा के बारे में क्या परसेप्शन देके जाएंगे, क्या धारणा बना के जाएंगे। हम जैसे वरिष्ठ विधायक मुक्ता जी, हम अपनी भाषा हमें तलाशना पड़ती थी, हम असंतुलित हो जाते थे, क्योंकि कोई भी सदस्य बीच में कहीं भी खड़े हो के हमारी विचार श्रृंखला को तोड़ देता था, हमें बोलने नहीं देता था, गैर जरूरी टिप्पणी कर देता था। एक धारा होती है विचारों की, एक श्रृंखला होती है जिसमें एक एकेडमिक सेंस होता है, एक गुणवत्ता होती है। जब कोई व्यक्ति उस माइंड सेट को लेके हाउस के अंदर जाता है और जब बोलने के लिए खड़ा होता है और वातावरण बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बोलने के लायक नहीं रह जाता,
तो जो व्यक्ति अपने वक्तव्य देता है, सबसे पहले तो उसके वक्तव्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, उनका अवमूल्यन हो जाता है, भाषा नहीं रह जाती है, शब्द नहीं रह जाते, शिल्प विधान नहीं रह जाता है। तो बहुत मुश्किल दौर है ये लोकतांत्रिक परंपरा। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी सुनील जी ने भी कहा कि जिस तरह से सत्र की जो अवधि धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम कई साल से देख रहे हैं। मुकेश नायक जी भी बता रहे हैं कि जो अमर्यादित भाषा का उपयोग होता है, विधायक प्रेजेंट नहीं रहते हैं जब विधेयक पास होते हैं, इंपॉर्टेंट अपना नाम नहीं देते हैं बोलने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? एक तो मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य मुकेश नायक जी की तारीफ करूंगा, उनकी साफ गोई के लिए उनकी प्रशंसा करूंगा जी। उन्होंने बड़ी साफ गोई से सारी बातें कही हैं। अब दोनों विषयों को लेते हैं जी। एक तो सुनील जी ने जो कहा जी जी कि सत्र की अवधि कम होती जा रही है, ये निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि सत्र की अवधि कम होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासन पर से विधानसभा का नियंत्रण कम हो ही जाएगा। और दूसरी बात जो मुकेश नायक जी ने कही कि अब विधानसभा औपचारिक कामों के लिए निपटाने के लिए रह गई है, ये भी अब धीरे धीरे, अभी तक तो ऐसा नहीं था, किंतु धीरे धीरे अब ये सही होता जा रहा है। किंतु इस सबकी जिम्मेदारी किस पर है? इस सबकी जिम्मेदारी ये हम विधायकों पर ही है, और इसीलिए जो सीनियर लोग हैं उनको बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए और इस पर विचार करके इसका निकालना चाहिए। जो मुकेश नायक जी ने कहा कि एक विचारों की श्रृंखला तोड़ दी जाती बीच में टोका नौकी कर, आखिर ये भी तो हम ही लोगों में से आते, हम ही लोगों में से ऐसे लोगों जो टोकते, तो इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। किंतु इन सब के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र ही हमारे देश के लिए आवश्यक है, और लोकतंत्र के लिए विधानसभाएं सबसे अधिक आवश्यक लोकतंत्र का एक सिस्टम है, और इसीलिए इसकी चिंता तो हम करें किंतु इससे निराश ना हो। हमको इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हमको लोकतांत्रिक परंपराएं कायम करना पड़ेगा, और दोनों पार्टियों का इसमें सहयोग होना चाहिए। मुकेश नायक जी ने तो बड़ी साफ गोई से बात की, इसलिए कोई बात आरोप प्रत्यारोप होती नहीं, किंतु सुनील कुमार जी ने जो बात कही है उस पर मैं जरूर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये सरकार गिरा दी गई। सरकार गिराई नहीं है, सरकार गिरी है, और सरकार बहुमत की थी भी नहीं, अल्पमत की सरकार थी, इसलिए इस पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, इस पर आरोप लगाने का भी कोई कारण नहीं। जी जी, चलिए सुनील जी से पूछ लेती है। सुनील जी, आपने जिस तरह से कहा और अभी आपने सुना मुकेश नायक जी ने भी जिस तरह से कहा कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, बोलने नहीं दिया जाता है, विधायक रहते नहीं है जब वहां पे बड़ी बड़ी जो विधेयक, इंपॉर्टेंट विधेयक आती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर जिस प्रकार से अभी माननीय सीता शरण शर्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा जो कहना था वो यही था कि एक सरकार जो चल रही थी, मेरा कहीं ये कहना नहीं था कि सरकार गिरा दी गई, सरकार गिरी, मैंने ये कहा। दूसरा, जिस प्रकार से अगर हम मुकेश नायक जी या फिर सीता शरण शर्मा जी की जिस प्रकार की विधानसभा को लेकर चिंता है, वही चिंता हमारी भी है, क्योंकि हम भी कवरेज करने जितना माननीय विधायक या सदस्य बैठते हैं उतना हम भी वहां बैठते हैं, और हमारी भी मंशा यही रहती है कि विधानसभा में जो सकारात्मक यहाँ पर जानकारी है या कानून बनाए जा रहे हैं उनकी सही जानकारी जनता तक पहुंचे, कि विधानसभा की कार्यवाही क्या हुई है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, क्या निर्धारित कार्यसूची में क्या था और कितना काम इसमें हुआ है। लेकिन कई बार हमने खुद देखा है, सीता शरण शर्मा जी अध्यक्ष थे जब, उस दौरान भी देखा कि कई बार चाहे हम देखें कोरम पूरा नहीं हो पाता था विधानसभा का, माननीय सदस्य जितनी संख्या जरूरी होती है विधानसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए उतनी संख्या में भी समय पर नहीं पहुंच पाते थे, और उसकी वजह से कई बार मैंने खुद देखा है कि कई बार विलंब से कार्रवाई शुरू हुई है। यानी जिस प्रकार से मुकेश नायक जी की चिंता है और सीता शरण शर्मा जी की चिंता है वो जायज है कि सदस्यों को इसमें गंभीरता लानी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब कानून या फिर अधिनियम या कुछ चर्चा होती है उस दौरान भी हमने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष कई ऐसे सदस्य हैं जो अपना नाम तक नहीं देते, उसमें उस परिचर्चा में या चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। हाँ। अब कोई भी कारण हो, क्योंकि 230 मुक्ता जी विधानसभा सदस्य हैं और कई सदस्य ऐसे हैं
कि हम लोग लगातार कई सालों से विधानसभा कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम जानते हैं लेकिन चेहरे से नहीं पहचानते, क्योंकि वो विधानसभा में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कार्यवाही में बोलते ही नहीं है। अगर कई बार सवाल भी लगा दिए जाए उनके तो जवाब मंत्री जी दे देंगे, लेकिन वो सवाल पूछने भी शायद सदन में मौजूद नहीं रहते कई ऐसे सदस्य। तो इस पर भी दोनों पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो तय मर्यादाएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा हैं, उनका पूरी तरीके से पालन हो। और क्योंकि दोनों ही दल, या फिर हम मीडिया को भी इसमें करेंगे, सभी की जवाबदारी है कि राज्य का विकास कैसे हो, राज्य के और देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सके, तो इस और भी दोनों दलों को ध्यान जाना चाहिए। मुकेश नायक जी, आपके पास पहुंचूंगी। आपने जो बातें कही उसको सराहा भी गया, दोनों पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। जैसे हम परंपरा की बात कर रहे थे जब हमने शुरुआत की थी, कि परंपरा थी कि अध्यक्ष, जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो सत्ता पक्ष को दिया जाता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष को दिया जाता। तो ये परंपरा कांग्रेस ने पिछली बार तोड़ दी, तो इस बार भी आप लोग जो है कैंडिडेट्स उतारने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परंपरा, जो एक स्थापित परंपरा है, उसको तो कांग्रेस तोड़ रही है। देखिए, परंपरा नहीं तोड़ना चाहिए थी जी। एक अच्छी परंपरा थी। आलोचकों में संवाद की, आलोचकों में आंखों के लिहाज की, और जब आलोचकों में संवाद होता है, उनका आंखों का लिहाज होता है, तो जीवन मूल्य बढ़ते हैं, अवमूल्यन नहीं होता, पराभव नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो माननीय शर्मा जी ने कही कि सरकार गिराई नहीं गई, गिर गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई निष्प्राण दीवार नहीं है जो गिर जाए। ये मूक और भावहीन कोई वृक्ष नहीं है कि हवा चले और गिर जाए। एक विवेकवान, कोटि कोटि जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है, जिसके 6 मंत्री सरकार छोड़कर चले गए, इस्तीफा देगी। इन्हें और क्या चाहिए? हमें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये क्यों चले गए। ये कोई बात जस्टिफाइड कर ही नहीं पा रहा है। बस इसमें ये संदेश जा रहा है कि लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर भविष्य के प्रति सुरक्षा, संरक्षण, धन, सिंहासन, केवल इसके पीछे ये है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर अगर सरकार छोड़कर चला जाए तो ये कोई कैसे कह सकता है कि सरकार गिराई नहीं गई है, ये गिर गई है? बताइए। मैं बहुत चलिए अपन मुद्दे पे आ जाए एक लाइन में। कांग्रेस जो परंपरा पिछली बार भी तोड़ी, अभी भी लग रहा है कैंडिडेट उतार के तोड़ेगी, क्योंकि वक्त हो चला है डिस्कशन को एंड करने का। मुकेश नायक जी, एक लाइन में। देखिए, ये अच्छी परंपरा थी, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। जी, सीताशरण जी, आप क्या कहेंगे? एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। मान रहे मुकेश नायक जी की कांग्रेस को ये परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं धन्यवाद देता हूं उनको इस बात के लिए, और मुझे उनकी विद्वान, ऐसे विद्वान व्यक्ति, उनसे यही आशा भी थी। किंतु एक बात मेरी ये है कि जो सरकार गिरी, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने लोकतंत्र की उच्च मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने त्याग पत्र दिया विधानसभा की व्यवस्था में, और ये मान्य है कानून में भी और व्यवहार में भी और सिद्धांत में भी, कि जिस दल से हम जीत के आए थे, हम उस दल के साथ आज नहीं है, उसकी सरकार गिरा रहे हैं, तो हम त्याग पत्र देके फिर से लड़े। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन लोगों ने, उन 22 लोगों ने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया है, और भारतीय जनता पार्टी। चलिए, डॉक्टर सीताशरण जी आपका और मुकेश नायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो शार्प एट 7 में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से विधानसभा की जो परंपरा है वो पिछली बार टूटी, और लग रहा है अभी जो आगे का जो सत्र है उसमें भी ये परंपरा टूटेगी। और इसमें से अच्छी बात जो निकल के ये आई कि परंपरा को, जो सेट परंपरा होती है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको जो है, जो स्पीकर रहे डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी ने कहा कि नहीं तोड़ना चाहिए। और अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस से मुकेश नायक जी ने भी माना कि हाँ, ये परंपरा अच्छी थी, संवाद था विपक्ष और सत्ता के बीच में, लेकिन ये टूटी और इसे नहीं टूटना चाहिए। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?